नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार आपके सामने एक बार फिर से प्रेजेंट हूँ आपके सामने संविधान की विशेषताओं को लेकर के। और हमारी जो संविधान की विशेषताओं से संबंधित क्लासेस चल रही है, उस क्लासेस को आगे बढ़ाने के क्रम में हम लोग नई संविधान की विशेषता पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लें कि कौन कौन सी संविधान की विशेषताएँ हम लोगों ने पढ़ ली हैं, कौन कौन सी विशेषताएँ हम लोगों ने देख ली हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हम लोगों ने संविधान की जो विशेषताएँ हैं उनमें से हमने 3-4 विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। जैसा कि आपको दिखाई देगा, विश्व का सबसे विस्तृत संविधान के बारे में हम बात कर चुके हैं। विश्व के सबसे विस्तृत संविधान की बात हम लोग कर चुके हैं। दूसरा, लिखित और औपचारिक संविधान की बात हम कर चुके हैं। कठोरता और लचीलेपन की बात हम कर चुके हैं। संविधान के विभिन्न स्रोत भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इस प्रकार हम लोग कई सारे लगभग 4 विशेषताएं हम लोग पढ़ चुके हैं और काफ़ी डिटेल से हमने इन पॉइंट्स को समझा है। आज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता लेके आ रहा हूँ मैं आपके सामने। और मैं जो हमेशा कहता था कि संविधान की विशेषताओं में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक बातें होती है। तो अभी के जो 3-4 पॉइंट हैं, उन 3-4 पॉइंट्स में भी मैंने आपको बहुत सारी बातें विभिन्न देशों के संविधानों से तुलना करके बताई। उसके अलावा अब मैं आप लोगों को कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करूंगा और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके सामने। अब ये आने वाले तीनों कॉन्सेप्ट हैं, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको भारतीय संविधान को समझने में बहुत मदद करेंगे। तो यहाँ पर कंपेरिजन करते हुए हम हर चीज़ को पढ़ेंगे। एकात्मकता की ओर झुकाव वाली संघात्मक व्यवस्था। दोस्तों, एकात्मकता की ओर झुकाव वाली संघात्मक व्यवस्था, नाम से ही पता लग रहा है कि एक तरफ तो मूल शब्द क्या आ रहा है इसमें, एकात्मकता। दूसरा है मूल शब्द इसमें संघात्मकता, संघात्मक व्यवस्था। और इसमें झुकाव किसकी ओर है, एकात्मकता की ओर है। तो यहाँ इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेकर के इसी पॉइंट पे हम लोग काफ़ी डिटेल से बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को सारी बातें अच्छे से क्लियर होंगी। तो यहाँ मैं 5वीं विशेषता को लेके चल रहा हूँ दोस्तों। 5th नंबर की विशेषता है एकात्मकता की ओर झुकाव वाली संघात्मक व्यवस्था। दोस्तों, इस पॉइंट को हमें समझना है, इस पॉइंट को हमें जानना है, अच्छे से क्लियर करना है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आप लोग ये जानें कि संघात्मकता का मतलब क्या होता है और एकात्मकता का मतलब क्या होता है। संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। दोस्तों, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको टेबल के माध्यम से दोनों में कंपैरिजन करते हुए दोनों ही बातों को बताने की कोशिश करूंगा। कि इधर मैं सबसे पहले लिखता हूं संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था के क्या क्या लक्षण होते हैं, संघात्मक व्यवस्था के क्या क्या लक्षण होते हैं। और दूसरी तरफ मैं बात करूंगा आपको एकात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था के क्या क्या लक्षण होते हैं। हम लोग दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से स्पष्ट हो पाएगा कि संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था क्या होती है। फिर उसके बाद में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का संविधान किधर है, संघात्मक है या एकात्मक है। और उसमें जो स्पेशल बात की झुकाव की बात की जा रही है, एकात्मकता की ओर झुकाव करने की बात की जा रही है, वो झुकाव कैसे है, किन किन आधारों पर है, इसकी बात हम लोग करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि संघात्मक व्यवस्था जो होती है, संघात्मक व्यवस्था का जो बेस्ट एग्जाम्पल फेडरल सिस्टम, इसको इंग्लिश में हम शब्द बोलते हैं दोस्तों फेडरल। इंग्लिश शब्दों से हमें परहेज नहीं करना है, हिंदी मीडियम है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको इंग्लिश के शब्दों से परहेज नहीं करना है। दोस्तों, इंग्लिश के शब्दों से बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाती है। तो संघात्मक शब्द को हम फेडरल शब्द के से संबोधित करते हैं और एकात्मक शब्द को हम यूनिटरी शब्द से संबोधित करते हैं। यूनिटरी यानी एकात्मक, यूनिटरी यानी एकात्मकता की ओर। दोस्तों, संघात्मक व्यवस्था का या फेडरल सिस्टम का जो बेस्ट एग्जाम्पल, जो आदर्श एग्जाम्पल माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर, किसी देश के संविधान को अगर
फेडरल व्यवस्था के आइडियल रूप में देखा जाता है, आइडियल रूप में माना जाता है, तो वो अमेरिका के संविधान को माना जाता है। इसलिए मैंने संघात्मक व्यवस्था के अमेरिका का एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूँ कि अमेरिका के संविधान में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या नहीं है, जिनके आधार पे हम लोग संघात्मक लक्षणों को समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं भारत के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं केवल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि संघात्मकता का मतलब क्या होता है। मतलब इसको समझाने के लिए मैं यूएसए का एग्जाम्पल लूँगा, क्योंकि यूएसए के संवैधानिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था को हम संघात्मक व्यवस्था या फेडरल सिस्टम का आइडियल रूप में देखते हैं, आइडियल रूप में माना जाता है। दूसरा, एकात्मक व्यवस्था यूनिटरी सिस्टम जो है, यूनिटरी सिस्टम का जो बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है, जिसको आइडियल रूप में देखा जाता है, वो है ब्रिटेन। यूएसए और ब्रिटेन, यानी संघात्मकता का बेस्ट लक्षण यूएसए और एकात्मकता का बेस्ट जो एग्जाम्पल माना जाता है वो किसमें है, ब्रिटेन में माना जाता है। तो यहाँ ब्रिटेन और यूएसए दोनों के संविधानों का हम कंपेरिजन करेंगे, दोनों की विशेषताओं को हम एनालिसिस करेंगे, उनके आधार पर हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि संघात्मक व्यवस्था का लक्षण क्या होते हैं और एकात्मक व्यवस्था के क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूं दोस्तों संघात्मक व्यवस्था की ओर कि संघात्मक व्यवस्था में क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहली बात तो संघात्मक व्यवस्था में क्या होते हैं, शक्तियों का विभाजन होता है। शक्तियों का विभाजन अर्थात शक्ति विभाजन पाया जाता है। शक्ति विभाजन का मतलब होता है कि शक्तियों को दो स्तरों पर कम से कम बांटा जाता है। शक्ति विभाजन या सत्ता विभाजन भी कह सकते हैं इसको हम। दो स्तर पर, एक संघ स्तर होता है, संघ या केंद्र का स्तर होता है, और दूसरा राज्यों का स्तर होता है। मतलब दो तरह की सरकारें पाई जाती है, दो तरह के शासन व्यवस्था के स्तर दो होते हैं। शासन व्यवस्था के स्तर क्या होते हैं, दो स्तर होते हैं। शासन व्यवस्था के स्तर यानी शक्तियाँ, शासन करने वाली जो शक्तियाँ होती हैं, शासन की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ कम से कम दो भागों में, दो स्तरों पर बटी होती है, संघ सरकार और राज्य सरकार के रूप में। दोस्तों संघ सरकार और राज्य सरकार, इसका मतलब है कि दूसरी विशेषता हम इसको इसी के आधार पर, दूसरी एक सेकेंडरी है तो इसी के अंदर, लेकिन इसी के अंदर होने के बावजूद भी हम और स्पष्ट करना चाहते हैं, इसलिए मैं दूसरी विशेषता कह सकता हूं कि दो या कम से कम द्विस्तरीय, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं द्विस्तरीय सरकार। द्विस्तरीय सरकार पाई जाती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अलग अलग होती है, दोनों के विषय बटे हुए होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि संघ सूची यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार। दोस्तों ऊपर वाला जो पॉइंट है वही पॉइंट को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये कोई वैसे नया पॉइंट नहीं है, लेकिन बहुत सी किताबों में लिखा रहता है अलग पॉइंट बना करके कि द्विस्तरीय सरकार पाई जाती है, शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। लेकिन ये शक्तियों का विभाजन होगा तभी द्विस्तरीय सरकार होती है। द्विस्तरीय सरकार का पॉइंट भी जो है शक्ति विभाजन के अंतर्गत ही निहित है। दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार, आपने देखा होगा कि भारत के अंदर भी हमारे यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार पाई जाती है। यानी शासन संबंधी जो विषय हैं उन विषयों को दो भागों में बांटा जाए, कम से कम दो भागों में, 3 में भी बांट दे, 4 में बांट दे, वो कोई एक अलग बात है, लेकिन कम से कम 2 भागों में बांटा जाए। शासन संबंधी विषयों को 2 भागों में कम से कम बांटा जाए। जैसे आपने देखा होगा केंद्र सरकार के द्वारा या केंद्रीय स्तर पर जो शासन चलाया जाता है उसके शासन संबंधी विषय केंद्र सूची में आएंगे, केंद्र सूची में आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो 2 सूचियाँ हो गई, कम से कम 2 सूचियाँ। एक को हम कहेंगे केंद्र सूची, शासन विषय संबंधी सूचियाँ 2 भागों में बांटी गई हैं, केंद्र सूची, और दूसरी कौन सी, राज्य सूची। केंद्र सूची और राज्य सूची। दोस्तों केंद्र सूची के अंदर वे विषय आएंगे जिस पर केंद्र सरकार शासन चलाएगी, नियम कानून बनाएगी, और राज्य सूची के अंदर वे विषय आएंगे जिन पर राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाए जाएंगे, राज्य सरकार के द्वारा शासन चलाया जाएगा। दोस्तों
यहाँ पहला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि शासन व्यवस्था के कम से कम 2 स्तर होते हैं, 2 टियर होते हैं दोस्तों, दोहरा स्तर होता है। अमेरिका के अंदर हम बात करें तो अमेरिका के संविधान के अंदर आपने देखा होगा, अमेरिका के संविधान के अंदर या अमेरिका के अंदर जो व्यवस्था है वहाँ पर फेडरल सिस्टम है, और फेडरल सिस्टम में वहाँ संघ सरकार यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो अलग है, उसके विषय अलग हैं, विषय सूची अलग है, और 50 राज्य जो अमेरिका में हैं उन 50 राज्यों की विषय सूची अलग है। अपने अपने राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार शासन चलाती है। जैसे हमारे यहाँ पर भी केंद्र सूची और राज्य सूची है, ऐसे ही अमेरिका के अंदर भी केंद्र सूची और राज्य सूची होती है। शासन व्यवस्था के जो स्तर हैं वो कम से कम 2 स्तरों पर बटे हुए होने चाहिए। तीसरा स्तर जो है संपत्ति सूची भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 स्तर तो होने ही चाहिए, यानी शासन संबंधी विषय जो है, जो विषय केंद्र सूची और राज्य सूची में बटे हुए हों। दोस्तों पहले पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि शक्तियों का विभाजन होता है, दोहरी सरकार होती है। अब एक कॉन्सेप्ट के साथ ही मैं आपको एक और बात लेके चलता हूं दोस्तों, कि जो फेडरल सिस्टम होता है, संघात्मक व्यवस्था होती है, उसकी सबसे विशिष्ट बात होती है कि लिखित एवं औपचारिक संविधान होता है। लिखित एवं औपचारिक, लिखित एवं औपचारिक संविधान होता है। दोस्तों केंद्र में और राज्य में जब शक्तियों का विभाजन करना है तो विभाजन करने संबंधी बातें आपने पता है कि कोई भी व्यक्ति, 2 भाइयों के बीच में भी संपत्ति का विभाजन होता है, बहुत सी सारी चीज़ें होती है, 2 पार्टनरों के बीच में चीज़ें विभाजित होती है, तो उसका एक एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट जो लिखा पढ़त होती है, वो लिखा पढ़त बहुत ज़रूरी होती है कि कभी किसी प्रकार का कोई विवाद हो, कोई भी बात हो, तो ऐसी स्थिति में वो लिखा पढ़त जो होती है, जो लिखाई होती है, वो लिखित में चीज़ें होती है, उसमें जो भी बातें शामिल की गई हैं उनके आधार पर निर्णय किया जाता है। तो दोस्तों फेडरल सिस्टम के अंदर, संघात्मक व्यवस्था के अंदर सरकार के 2 स्तर हैं, उनमें शासन व्यवस्था की जो शक्तियां हैं वो बांटी गई हैं आपस में। 2 शक्तियां जब केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर जब बांटी गई हैं तो इनके शक्तियों के विभाजन संबंधी बातें जो है, विभाजन किन किन का, किसके पास अधिकार होगा, किन विषयों पर कौन सी सरकार पावर में होगी और किन विषयों पर कौन सी सरकार शासन चलाएगी, ये सब कुछ लिखित में होना चाहिए। इसके लिए लिखित और औपचारिक संविधान का होना आवश्यक है। यानी कि यहाँ पर जो संविधान होता है हमेशा फेडरल सिस्टम के अंदर लिखित और औपचारिक संविधान होता है। अमेरिका के अंदर भी लिखित और औपचारिक संविधान है। दोस्तों चौथी बात आती है कि यहाँ संवैधानिक सर्वोच्चता पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? संवैधानिक सर्वोच्चता पाई जाती है। संवैधानिक सर्वोच्चता का मतलब हुआ, जब संविधान लिखित और औपचारिक होगा तो जब कोई विवाद हुआ, कोई मुद्दा आया, तो ऐसी स्थिति में जब निर्णय लिया जाएगा तो निर्णय इसके पक्ष में या इसके पक्ष में, यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पक्ष में ना लेकर के नियम से जो लिखा पढ़त है, जो लिखित संविधान है, वो संविधान के अकॉर्डिंग ही निर्णय होगा। सर्वश्रेष्ठ कौन होगा, चलेगी किसकी, माना किसको जाएगा, किसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, किसके आधार पर फैसला किया जाएगा, वो संविधान के आधार पर किया जाएगा। और संविधान के आधार पर ही, यानी संविधान को सर्वोच्च महत्व देना ही क्या कहलाएगा, संवैधानिक सर्वोच्चता कहलाएगी। न्यायपालिका के द्वारा जब केंद्र और राज्यों के बीच में कोई विवाद होगा, न्याय की स्थितियां पैदा होंगी, तो न्यायपालिका किसको ध्यान में रख के काम करेगी, संवैधानिक सर्वोच्चता को ध्यान में रख के करेगी। संविधान में क्या प्रावधान है, किसी विषय को लेकर के अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए दोस्तों यहाँ न्यायपालिका जो निर्णय देगी वो उस संविधान के आधार पर, संविधान को बेस बना करके, संविधान को सबसे ज़्यादा महत्व देते हुए निर्णय करेगी, चाहे वो केंद्र के पक्ष में जाए चाहे वो राज्य के पक्ष में जाए। संविधान क्या कहता है, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। संविधान सर्वोच्च विधि होता है। सब कुछ सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, सभी के सभी उस सर्वोच्च कानून के अधीन होते हैं। उस सर्वोच्च कानून में ही लिखा होता है कि शासन की कौन सी शक्तियाँ किसके पास होंगी और कौन सी किसके पास होंगी, कौन सी केंद्र सरकार के पास होगी, कौन सी राज्य सरकार के पास होगी, और कौन किसको आदेश देगा, कौन किसको निर्देश देगा,
क्या क्या बातें, जो भी शासन संबंधी बातें हैं वो लिखित में होंगी, औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त होंगी और इन्हीं के आधार पर पूरे देश का शासन चलाया जाएगा। इसी को सर्वोच्च विधि या सर्वोच्च कानून के रूप में मान्यता दी जाएगी, यानी संवैधानिक सर्वोच्चता का नाम दिया जाएगा। दोस्तों, अब संवैधानिक सर्वोच्चता और लिखित औपचारिक संविधान के अंतर्गत ही एक और विशेषता निकल के आ रही है दोस्तों। इसी के आधार पर कॉन्सेप्चुअली निकल के आ रही है। मैं किसी रटाने का काम नहीं है दोस्तों, मैं आपको कॉन्सेप्चुअल डिराइव कर रहा हूँ सब चीज़ें। कि सबसे मूलभूत बात क्या बताई मैंने आपको दोस्तों, शासन के जो केंद्र हैं वो 2 केंद्र होंगे कम से कम, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर होंगे। केंद्र सूची राज्य सूची में विषय बटे हुए होंगे। इनके लिए लिखित में औपचारिक रूप से संवैधानिक सर्वोच्चता होना जरूरी है। और इसके बाद में संवैधानिक सर्वोच्चता के आधार पर निर्णय करने के लिए जब जहाँ जिस भी देश के अंदर संवैधानिक सर्वोच्चता है, लिखित पढ़त है, कानून की शक्तियाँ सर्वोच्च हैं, यानी सर्वोच्च संविधान को ज़्यादा सर्वोच्चता दी गई, संविधान को ज़्यादा महत्व दिया गया, सर्वे सर्वा संविधान है, सबसे ऊपर संविधान को रखा गया है, उन देशों के अंदर दोस्तों न्यायपालिका हमेशा स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। उन देशों की व्यवस्था में न्यायपालिका, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का, संविधान के अनुसार न्याय संबंधी निर्णय देने का अधिकार किसके पास होता है? न्यायपालिका के पास होता है। तो ऐसी न्यायपालिका जो कि संविधान के अनुसार संविधान को सर्वोच्च बनाए रखे, क्योंकि देखो दोस्तों, संविधान की सर्वोच्चता को चुनौती तो कौन देती है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार, ये सरकारें देती है चुनौती। संविधान को भी, इसमें भी परिवर्तन कर सकती है, कोई भी चेंज कर सकती है संविधान में, लेकिन वो एक निश्चित प्रक्रिया के तहत ही चेंज कर सकती हैं। कोई ऐसा संशोधन जो मनमाना करें, केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई मनमाना संविधान में संशोधन करे, तो उस संविधान की रक्षा करने वाली कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष शक्ति होनी चाहिए। और वो स्वतंत्र और निष्पक्ष शक्ति क्या होती है? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। तो यहाँ पर संवैधानिक सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए, संवैधानिक सर्वोच्चता के अधीन केंद्र राज्यों के बीच में शक्ति विभाजन को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना जरूरी है। यही कारण है कि इस फेडरल सिस्टम के अंदर एक और नई विशेषता निकल के आती है। वो विशेषता क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, ये हमेशा मौजूद रहेगा। इसके साथ में ही एक और बात निकल के आती है दोस्तों, वो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों, फेडरल सिस्टम के अंदर एक और नई विशेषता ये पाई जाती है। क्या विशेषता पाई जाती है? न्यायिक पुनरावलोकन पाया जाता है। मतलब क्या हुआ? न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है दोस्तों? जुडिशियल रिव्यू का मतलब हुआ, मैंने आपको बताया, ऊपर से देखिए हम नीचे तक, मैंने सबसे पहला मूलभूत क्या बताया? शक्ति के 2 केंद्र, सत्ता के 2 केंद्र, सत्ता विभाजित है। सत्ता को विभाजित बनाए रखने के लिए, 2 केंद्रों के बीच में सामंजस्य बनाए रखने के लिए शासन संबंधी विषयों को 2 भागों में बांटा जो गया है, उन विभाजन को बनाए रखने के लिए लिखित में लिखा पढ़ी होनी चाहिए। संविधान में सब कुछ लिखित होना चाहिए कि कौन सी शक्तियाँ केंद्र को है, कौन सी राज्यों को है। तो लिखित एवं औपचारिक संविधान का होना जरूरी है। लिखित और औपचारिक संविधान के साथ में इसे लिखित पढ़त को संवैधानिक मान्यता देते हुए इसको सर्वोच्चता की स्थिति में रखना जरूरी है। कोई भी निर्णय करना है तो इस संवैधानिक सर्वोच्चता को बनाए रखना जरूरी है। संविधान के अकॉर्डिंग ही इसको हमेशा संविधान के आधार पे ही न्याय निर्णय दिए जाते हैं। तो न्याय निर्णय देने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, आपको ये भी पता है दोस्तों, न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार, कोई भी सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संविधान को चुनौती देती है, संविधान की सर्वोच्चता को चुनौती देती है, संविधान में मनमाना चेंज करना चाहती है अपने फेवर में, या इसको नुकसान पहुंचाना चाहती है, क्षति पहुंचाना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए, संविधान के मूलभूत कंसेप्ट, मूलभूत भावना को, सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका जब सरकार के बनाए गए किसी कानून को
किसी भी नियम को संविधान के विरुद्ध मानती है, संविधान की सर्वोच्चता को चुनौती देने वाला मानती है, तो ऐसी स्थिति में उस कानून को सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, उस कानून को चुनौती जब दी जाती है संवैधानिक सर्वोच्चता के आधार पर न्यायपालिका में, तो उसे क्या कहा जाता है? न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। मतलब सरकार के द्वारा संवैधानिक सर्वोच्चता को किसी भी प्रकार से चुनौती दी जाए, इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं दोस्तों, सरकार ने ऐसा कोई नियम कानून बनाया है जो संविधान के विरुद्ध है, जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो संविधान की सर्वोच्चता को ध्यान में रखते हुए संविधान की सर्वोच्चता का मतलब ये भी है कि किसी देश में संविधान विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। जिस देश में लिखित औपचारिक संविधान है वहाँ संवैधानिक सर्वोच्चता पाई जाती है। वहाँ अगर कोई ऐसा नियम कानून बनाया जाए जो कि उस संविधान के विपरीत हो, संविधान के विरुद्ध हो, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उस संवैधानिक सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए, उस बनाए हुए कानून को जो सरकार ने बनाया है, उस संसद ने या सरकार ने जिसने भी बनाया है, उस कानून को क्या कर सकती है? वो असंवैधानिक घोषित कर सकती है, रद्द कर सकती है। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका ही कर पाएगी। और इस कानून को रिव्यू करना, इस कानून की संवैधानिकता का विश्लेषण करना, संवैधानिकता का निर्णय देना कि संविधान सम्मत है या संविधान विरुद्ध है, संविधान को चुनौती दे रही है नहीं दे रही है ये कानून, ये निर्धारण करना ही जुडिशियल रिव्यू कहलाता है, न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ किसके पास है दोस्तों? ये न्यायपालिका के पास होती हैं। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ किसके परिप्रेक्ष्य में आती हैं? संवैधानिक सर्वोच्चता के परिप्रेक्ष्य में आती हैं। तो जिस देश में संवैधानिक सर्वोच्चता पाई जाएगी उस देश में न्यायिक पुनरावलोकन भी जरूर पाया जाएगा। स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका का न्यायिक पुनरावलोकन और संवैधानिक सर्वोच्चता होने के लिए इस स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये दोनों कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट पे आधारित है, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका होगी तभी संवैधानिक सर्वोच्चता बनी रहेगी और तभी न्यायिक पुनरावलोकन भी किया जा सकेगा। दोस्तों ओवरऑल मैं बात करूं तो फेडरल सिस्टम ये अमेरिका के अंदर पाई जाती है सारी चीज़ें। मैं अमेरिका के बेसिस पे दोस्तों इन सब बातों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ फेडरल सिस्टम जो है, ये फेडरल सिस्टम, ये यहाँ से फेडरल सिस्टम के अंदर विभिन्न बातें आती हैं। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, और हम बात करें, यहाँ दोहरा संविधान पाया जाता है। फेडरल सिस्टम के अंदर दोहरा संविधान पाया जाता है। दोहरा संविधान, दोस्तों दोहरा संविधान से क्या तात्पर्य है? सत्ता के दो स्तर कम से कम, तो सत्ता के दो स्तर, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार का संविधान अलग होगा और राज्य सरकार का संविधान अलग होगा। अमेरिका के अंदर दोहरा संविधान पाया जाता है दोस्तों। केंद्रीय संविधान यानी संघ सरकार का या संघीय सरकार का संविधान अलग से होता है और राज्यों का संविधान अलग से होता है। दोस्तों केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अपने अपने संविधान पाए जाते हैं। केंद्र सरकार का जो संविधान है, उस केंद्र सरकार के संविधान में जो पूरे देश का संविधान है, जो जिसमें जो प्रावधान दिए गए वो पूरे देश में लागू होते हैं। जैसे अमेरिका के 7, मैंने कहा था कि अमेरिका के संविधान में केवल 7 ही अनुच्छेद हैं। तो 7 होने का कारण ये था क्योंकि उन 7 अनुच्छेदों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन का उल्लेख दे रखा है, शक्तियों के विभाजन संबंधी उल्लेख दे रखा है। तो या संयुक्त राज्य संघ के निर्माण संबंधी या उससे अलग होने संबंधी प्रावधान उसके अंदर दे रखे हैं। बस उसके अलावा और ज़्यादा मुद्दों पे चर्चा नहीं कर रखी है। तो इसलिए वहाँ पर जो अमेरिका इतना बड़ा देश होते हुए भी उसके संविधान क्या है, छोटा है, उसमें 7 ही अनुच्छेद हैं। बाकी शासन प्रशासन संबंधी जो शक्तियाँ हैं, जो शासन प्रशासन संबंधी शक्तियाँ हैं, वो शासन प्रशासन संबंधी शक्तियाँ सारी की सारी राज्यों को दे रखी है, अधिकांशतः राज्यों को दे रखी हैं। तो राज्यों के संविधान में वो अलग से उल्लेख दे रखा है, राज्यों के संविधान में उसका अलग से उल्लेख दे रखा है। हमारे भारत में पूरे देश के लिए एक ही संविधान है,
केंद्र का भी, राज्यों का भी, मौलिक अधिकार भी, नीति निर्देशक तत्व भी, सब कुछ हमने एक ही संविधान में दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में जहां हमारे देश में इतने सारे राज्य हैं और इतना बड़ा देश है, उसके अंदर एक ही संविधान लागू हो रहा पूरे सारे समाज के लिए, सारे वर्गों के लोगों के लिए, विभिन्न जाति समुदायों के लिए, सबके हितों की हमने बात उसमें कर रखी है, बहुत सारी डिटेल में बातें कर रखी है। तो निश्चित रूप से भारत का संविधान बड़ा हो ही जाएगा। अमेरिका का संविधान छोटा है, उसके पीछे रीजन ये है कि अमेरिका में प्रत्येक राज्य का अपना अपना संविधान अलग अलग है। दोस्तों, अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो 50 राज्यों के अपने अपने संविधान अलग अलग हैं। वहाँ के संविधानों में संशोधन करने की शक्तियाँ वहाँ की विधानसभाओं को है, वहाँ के विधानमंडलों को है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में राज्यों का अपना कोई संविधान नहीं है। पूरे एक देश का जो संविधान है वही राज्यों का भी संविधान है, एकल संविधान पाया जाता है। और अमेरिका के अंदर दोहरा संविधान होता है। केंद्रीय संघीय संविधान अलग बात होती है और राज्यों का संविधान अलग बात होती है। तो राज्यों के संविधान की बात करें तो राज्यों के संविधान में भी तो सैकड़ों आर्टिकल्स हैं। तो राज्यों के संविधान को हम महत्व नहीं देते हैं। हम लोग यहाँ पर जो कंपैरिजन करते हैं देश के संविधान के संघीय संविधान से करते हैं, तो अमेरिका के संविधान में 7 ही अनुच्छेद हैं। वहाँ पर मौलिक अधिकार जो भी पहले 10 संविधान संशोधन से जोड़े गए थे, मैंने आपको बताया था, आगे भी मैं चर्चा करूँगा। लेकिन यहाँ पर हमारे देश में मौलिक अधिकारों को मूल संविधान में ही दे दिया गया, तो उनका डिटेल से वर्णन दे रखा है। मैंने आपको ये भी बताया था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान का दार्शनिक भाग माना जाता है। दार्शनिक पार्ट मतलब भारतीय संविधान का दर्शन अगर कहें तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के अंदर अंतर्निहित है। उसको दार्शनिक यानी फिलॉसफिकल या आध्यात्मिक पार्ट के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि संविधान का जो दर्शन या आत्मा जो कहते हैं हम, प्रस्तावना को कहते हैं, ये बात इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन दार्शनिक भाग और प्रस्तावना पूरे संविधान का है। और दार्शनिक भाग की बात करें तो वो क्या है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मैं बिल्कुल बारीकी सिखाऊंगा, चीज़ों को क्लियर करके बताऊंगा ताकि एग्जाम में आपका कोई भी बात गलत ना होवे। दोस्तों, दोहरा संविधान, केंद्रीय या संघीय संविधान और राज्यों का संविधान, इस तरह से ये दोनों ही प्रकार के संविधान यहाँ पर हमारे यहाँ यूएसए के अंदर पाए जाते हैं। दोहरा संविधान है तो एक और विशेषता यहाँ पे है दोस्तों, दोहरी नागरिकता पाई जाती है। दोहरी नागरिकता पाई जाती है। दोहरी नागरिकता पाई जाने का मतलब क्या होता है दोस्तों? यूएसए के अंदर दोहरी नागरिकता है। आप हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति अगर विदेश में जाता है तो विदेश में जाकर के उससे सीधे ही सिंपल वो अगर उसकी नागरिकता बतानी है, उससे पूछ ले नागरिक कहाँ के हो, तो वो कहेगा मैं भारत का नागरिक हूँ। वो क्या कहेगा, भारत का नागरिक हूँ। लेकिन कोई अमेरिकी व्यक्ति हिंदुस्तान में आता है और हिंदुस्तान में उससे पूछा जाता है कि आप कहाँ के नागरिक हो, तो वो कहेगा मैं अमेरिका में कैलिफोर्निया का नागरिक हूँ। मतलब उस 50 राज्यों में से अपने किसी एक पर्टिकुलर राज्य के बारे में बताना पड़ेगा। हमारे देश का कोई भी एक व्यक्ति नागरिक हो गया तो उसको, चाहे वो राजस्थान में रहे, चाहे कर्नाटक में रहे, चाहे वो महाराष्ट्र में जाए, चाहे वो उत्तराखंड में जाए, चाहे वो आसाम में या नागालैंड में कहीं भी जाकर के बसता है, अब तो जम्मू कश्मीर में भी जाकर के बस जाइए, तो वहाँ पर वो भारत का ही नागरिक कहलाएगा। उसको अपनी राज्यों की नागरिकता बताने की आवश्यकता ही नहीं है। उसको राज्यों की अपनी जो नागरिकता है उसको परिवर्तित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अमेरिका के अंदर सिस्टम उल्टा है दोस्तों। अमेरिका के अंदर अमेरिका का नागरिक तो होगा ही होगा, अमेरिका की नागरिकता राज्यों की नागरिकता प्राप्त होने के साथ उसको मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही राज्यों के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में वो जाता है, वहाँ पर वो वैधानिक नियम कानूनों में अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, वहाँ की निर्वाचन नामावली में आना है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वो अपने राज्यों की जो नागरिकता है उसको चेंज करें। जैसे कैलिफोर्निया का व्यक्ति कोई फ्लोरिडा में जाता है या मैसाचुसेट्स में जाता है, वहाँ रह कर के बसता है और वहाँ की स्थायी रूप से निवासी हो जाता है, तो उसे, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि राशन कार्ड में से आप एक शहर छोड़ते हैं दूसरे शहर में जाते हैं तो वहाँ राशन कार्ड में नाम परिवर्तित करवाना पड़ता है, राशन कार्ड नया बनवाना पड़ता है, ऐसे ही वहाँ पर नागरिकता में चेंज करवाना पड़ता है। अगर आपको फ्लोरिडा से
कैलिफोर्निया में जाना है, कैलिफोर्निया में आप बस गए हैं, वहीं पे स्थायी रूप से रहने लगे, पहले फ्लोरिडा में आपका नागरिक थे, अब नागरिकता आपको कैलिफोर्निया की लेनी पड़ेगी, वहाँ की नागरिकता आपको छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो मैं बात ये बताना चाह रहा हूँ कि अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता पाई जाती है। एक और एग्जाम्पल क्या हो गया, फेडरल सिस्टम की एक और विशेषता क्या हुई दोस्तों कि यहाँ दोहरी नागरिकता होती है। यहाँ पर क्या होती है, दोहरी नागरिकता होती है। इस दोहरी नागरिकता के साथ में एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, एक और बात यहाँ पे एक और समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर एक और बात हम करें, यहाँ दोहरी न्यायपालिका भी पाई जाती है, दोहरी न्यायपालिका। यहाँ दोहरी न्यायपालिका पाई जाती है, मतलब संघीय न्यायपालिका, संघीय सुप्रीम कोर्ट और राज्यों का सुप्रीम कोर्ट अलग अलग होता है। आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर, पूरे देश में हाई कोर्ट राज्यों के अंदर अलग अलग हैं, लेकिन सभी हाई कोर्टों के निर्णयों के विरुद्ध अंतिम रूप से एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में है, उस दिल्ली में ही अपील की जाती है। तो पूरे देश के लिए एक सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन वहाँ पर हर एक राज्य के लिए आपको पता है कि दोहरा संविधान है। अमेरिका में दोहरा संविधान है, तो दोहरे संविधान में जो नियम कानून है वो भी अलग होंगे। तो केंद्र सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट है वो अलग होगा और राज्य सरकारों का अपना अपना सुप्रीम कोर्ट अलग होगा। जैसे फ्लोरिडा का सुप्रीम कोर्ट है, तो फ्लोरिडा में कोई अपराध होता, फ्लोरिडा का संबंधी कोई मामला है, तो फ्लोरिडा के मामले को लेके कोई न्यायपालिका में विवाद आता है जो राज्य सूची से संबंधित है, तो फ्लोरिडा के ही लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से फिर फ्लोरिडा के ही सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। वो पूरी तरह से फाइनल फैसला जो फ्लोरिडा का सुप्रीम कोर्ट है उसने जो फैसला दे दिया वो उसी के तक सीमित रहेगा, और उस फैसले के खिलाफ अगर अपील होगी तो संविधान में अगर वर्णन होगा तो उस फ्लोरिडा राज्य के गवर्नर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, गवर्नर के पास जाएगा। वो सारी व्यवस्था जो है किसके तहत होगी दोस्तों, वो व्यवस्था पूरी की पूरी उस फ्लोरिडा राज्य के संविधान के तहत ही होगी। वहाँ पर जो न्यायपालिका जो भी न्याय करेगी, जो न्यायपालिका का तंत्र अपनाया जाएगा, न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो पूरी की पूरी फ्लोरिडा के संविधान में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार होगी। वो फ्लोरिडा का सुप्रीम कोर्ट अलग होगा, ऐसे ही कैलिफोर्निया का अलग से होगा, ऐसे ही मैसाचुसेट्स का अलग से होगा। यानी जितने भी वहाँ 50 राज्य हैं, उन 50 राज्यों के अपने अपने सुप्रीम कोर्ट होंगे, अपने अपने संविधान के अनुसार उनकी अपनी अपनी न्यायिक प्रक्रियाएं होंगी। लेकिन केंद्र सरकार का, संघीय सरकार का एक सुप्रीम कोर्ट अलग से होगा, जो सुप्रीम कोर्ट किस मुद्दे को देखेगा, कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है अमेरिका से संबंधित, कोई बिल संबंधी मुद्दा है जो संयुक्त राज्यों का, सभी राज्यों का, पूरे देश से संबंधित मुद्दा है, जो 7 अनुच्छेद हैं, 7 अनुच्छेदों वाला जो संविधान है, उस संविधान से संबंधित बातें जो हैं उनसे संबंधित कोई विवाद आता है तो वो अमेरिका के संविधान सुप्रीम कोर्ट में, जो संघ सरकार का सुप्रीम कोर्ट है, इसके पास आएगा। बाकी के राज्य सूची के जितने भी विषय हैं वो संबंधित राज्यों के संविधान के अकॉर्डिंग वहाँ की न्यायपालिकाओं के द्वारा शॉर्ट आउट किए जाएंगे, न्यायिक निर्णय दिए जाएंगे। दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी कि संघ सरकार के स्तर पे न्यायपालिका अलग है, संघीय न्यायिक सिस्टम अलग है और राज्यों का न्यायिक सिस्टम अलग है। हर एक राज्य का अपना सुप्रीम कोर्ट है और केंद्र सरकार का अपना सुप्रीम कोर्ट है। माना कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है शक्तियों के विभाजन को लेकर के, तो उस मुद्दे को किसी राज्य के सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाया जाएगा, वो संघीय सुप्रीम कोर्ट में आएगा, क्योंकि वो शक्तियों का विभाजन संबंधी बात जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है, जो 7 अनुच्छेद हैं, उसमें ही उसका उल्लेख है, तो उसकी बातें सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगी। या 2 राज्यों के बीच में कोई विवाद का मुद्दा आ जाएगा तो फिर वो संघीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। तो इस तरह से जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक सिस्टम है, वो न्यायिक सिस्टम भी अलग अलग पाया जाता है। दोहरी न्यायपालिका पाई जाती है। हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है, हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर एकीकृत न्यायपालिका है। पूरा एक समान, पूरे देश में न्यायिक प्रक्रिया एक समान है। यहाँ पर
अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी न्यायिक प्रक्रिया पाई जाती है, अलग अलग न्यायिक प्रक्रिया पाई जाती है, यानी वहाँ का संविधान जो है दोहरा संविधान पाया जाता है। दोस्तों केंद्र का संविधान अलग, राज्य का संविधान अलग, अतः केंद्र की न्यायपालिका अलग और राज्य की न्यायपालिका अलग, केंद्र की न्याय प्रक्रिया अलग, राज्यों की न्यायिक प्रक्रिया अलग पाई जाती है। दोस्तों दोहरी न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक और बात दोस्तों कि दोहरी नागरिकता, दोहरी न्यायपालिका की बात हो गई। यहाँ पर एक और बात बताता हूँ कि जो कठोरता, मुझे ऊपर ही बतानी चाहिए थी ये बात, लेकिन ठीक है मुझे थोड़ा सा स्लिप हो गया। अब मैंने यहाँ पे वापस से बता रहा हूँ कि कठोर संविधान, अमेरिका का संविधान विश्व का कठोरतम संविधान, आसानी से चेंज नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल से चेंज होता है, उसमें चेंज करना बहुत मुश्किल है। अब तक केवल 27 संविधान संशोधन हुए, मैंने आपको अभी पहले भी ये बात चर्चा करी थी। तो संघीय संविधान को कठोर संविधान यानी आसानी से चेंज नहीं हो सकता, यानी फेडरल सिस्टम के अंदर राज्य और केंद्र के बीच जो समझौता हुआ है उसके माध्यम से जो केंद्र बना है वो केंद्र की अवधारणा जो है मजबूत है और राज्य की भी अपने आप में मजबूत है। वो समझौता जो है आसानी से उसमें चेंज नहीं हो सकता। एक तरह से देखा जाए तो संविधान क्या है, अमेरिका का संविधान राज्यों के बीच जो समझौता हुआ, समझौते से जो केंद्र सरकार बनाई गई, उस समझौते का लिखा पढ़त या दस्तावेज है, तो उसमें आसानी से चेंज नहीं हो सकता। उसमें चेंज करना है तो सभी राज्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, राज्यों की सहमति होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वहाँ के संविधान को बहुत ज़्यादा कठोर बनाया गया। वहाँ के संविधान में संशोधन करना बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसलिए दुनिया का कठोरतम संविधान अमेरिका के संविधान को माना जाता है। तो यहाँ पर फेडरल सिस्टम के अंदर जहाँ केंद्र राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है, उसका लिखित दस्तावेज होता है। उस लिखित दस्तावेज के रूप में जो संविधान होता है, वो संविधान में संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता और वो संविधान कैसा होता है, कठोर संविधान होता है। दोस्तों कठोर संविधान की बात आपको क्लियर हो गई, ये बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों इसके साथ में दोस्तों एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ विशेषता एक और पाई जाती है कि यहाँ जो विधायिका होती है, विधायिका द्विसदनीय होती है, द्विसदनीय विधायिका होती है। हालांकि एक सेकेंडरी है, द्विसदनीय विधायिका यहाँ भी होती है, एकीकृत में भी होती है, लेकिन यहाँ पर द्विसदनीय विधायिका का मतलब होता है यहाँ पर दोनों जो सदन होते हैं उनको बराबर महत्व दिया जाता है। दोनों सदनों का होना बहुत जरूरी है, एक सदन से काम नहीं चलता है। द्विसदनीय विधायिका की बात भी यहाँ पे की जाती है। एक और बात यहाँ पे दोस्तों जो की जाती है वो ये है कि यहाँ शक्तियों का जो फ्लो है, शक्तियों का विभाजन जो है फेडरल सिस्टम के अंदर, ध्यान से देखना, इस बात को समझना दोस्तों अच्छे से कि विधायिका जो शक्तियों का फ्लो है, शक्तियों का प्रभाव, सत्ता या शक्ति का प्रभाव, शक्ति या सत्ता का प्रभाव नीचे से ऊपर की ओर होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है। नीचे से ऊपर की ओर होने का मतलब क्या है दोस्तों, शक्ति या सत्ता का प्रभाव नीचे से ऊपर की ओर, मतलब ये है कि अमेरिका में पहले केंद्र सरकार का अस्तित्व नहीं था, केंद्र सरकार बाद में आई है, पहला अस्तित्व राज्यों का था। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर राज्यों को अधिक महत्व दिया जाता है, राज्यों को अधिक महत्व है, राज्यों को अधिक महत्व, मतलब क्या हुआ इसका, राज्यों को अधिक महत्व का मतलब होता है दोस्तों कि जो राज्य हैं उन राज्यों का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, राज्यों को शक्तियाँ ज़्यादा हैं। अमेरिका के अंदर एक्चुअली जो स्थिति है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ अलग पेज पे लेकर के आता हूँ। अमेरिका में पहले 13 राज्य थे, अपन ने मान लिया एक राज्य ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठवां ये हो गया, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। माना कि प्रारंभ में अमेरिका पूरा अमेरिका 13 राज्यों में बटा हुआ था।
इन 13 राज्यों की जो सरकारें थी वहाँ पे भी अंग्रेजों का शासन रहा। वहाँ से जब ये स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र होने के पश्चात जो है इन 13 राज्यों ने आपस में मिलकर के, 13 राज्यों की जो सरकारें थी, इन सरकारों ने मिलकर के आपस में एक समझौता किया। इन सारी के सारी सरकारों ने, सभी राज्यों ने मिलकर के आपस में एक गठजोड़ किया, समझौता किया कि हम लोग जो है अकेले अकेले जो है कमज़ोर हैं, क्यों ना हम सब मिलकर के एक देश बना लेते हैं, एक राष्ट्र बना लेते हैं और अपने राष्ट्र की जो सामूहिक शक्तियां, सभी की कॉमन शक्तियां, हम जो आपस में एक समझौता कर लेते हैं और समझौते के तहत एक संविधान बना लेते हैं। और संविधान बना करके हम पूरे सारी शक्तियों में से कुछ शक्तियां जो हैं ऊपर एक केंद्र सरकार बना लेते हैं, केंद्र सरकार, संघीय सरकार बना लेते हैं, केंद्र सरकार हम बना लेते हैं। हम सारी की सारी शक्तियां, मेरी कुछ शक्तियां मैं भी केंद्र सरकार को देता हूं, ये भी देता है, ये भी देता है, सब के सब जो है केंद्र सरकार को अपनी अपनी कुछ शक्तियां ट्रांसफर करते हैं। हम सभी के सभी कुछ शक्तियां अपनी केंद्र सरकार को ट्रांसफर करते हैं। यानी कि ये 13 राज्यों ने आपस में मिलकर समझौता किया और समझौता करके आपस में एकजुट हुए, एक यूनियन बनाई, यूनाइटेड हुए, ये यूनाइटेड हुए और यूनाइटेड होकर के इन्होंने एक केंद्रीय सरकार बना दी। और इन्होंने कहा कि कुछ विषय हम इनको सौंप देते हैं शासन संबंधी, बाकी अधिकांश विषय तो हमारे पास रखने हैं नॉर्मल, लेकिन राष्ट्र संबंधी जो सामूहिक हित के विषय हैं, सामूहिक हित के मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है या राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, ये जो पूरे देश के लिए कॉमन चीज़ें, कुछ गिनी चुनी चीज़ें हैं, वो उन पे निर्णय लेने का, उन पे शासन करने का, उनके संबंध में निर्णय लेने की शक्तियाँ जो है केंद्र सरकार को या संघीय सरकार को दे देते हैं। बाकी के अन्य विषयों पर जो सामान्य कानून व्यवस्था है, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकासात्मक गतिविधियां वगैरह, जो भी अन्य विषय हैं, उन सबको हम हमारे पास रखते हैं। मतलब अमेरिका, जिसको आप यूएसए बोलते हैं, यूएसए, इसकी फुल फॉर्म आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट मतलब राज्यों का संयुक्त रूप। इन राज्यों का संयुक्त रूप क्या है? अमेरिका है, जिसको आप अमेरिकी सरकार या अमेरिका कहते हैं, यूएसए कहते हैं। वो क्या है एक्चुअल में? राज्यों ने आपस में मिलकर के गठजोड़ करके एक समझौता करके एक देश के रूप में स्थापित हुए हैं और देश की सरकार के रूप में केंद्र सरकार, संघ सरकार को शक्तियां दी गई हैं। इसको इन्होंने क्या कहा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसलिए अमेरिका का नाम जो है, संघ सरकार का नाम जो है, पूरे देश का नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पड़ता है। मतलब अमेरिका देश जो है वो राज्यों के समझौते का परिणाम है। अमेरिका राज्य जो है, अमेरिका जो पूरा देश है, जिसको हम देश के रूप में संबोधित करते हैं, उस अमेरिका का निर्माण जो हुआ है वो अमेरिका के विभिन्न बिखरे बिखरे जो राज्य थे, उन राज्यों ने आपस में समझौता करके और तब जाकर के कुछ शक्तियां ऊपर पूरे देश की शक्तियां उनको दे दी हैं और संघ सरकार बना दी है, संघीय सत्ता स्थापित कर दी है। यानी सत्ता के जो स्तर हैं वो राज्यों ने ट्रांसफ़र बनाया है, किया है ऊपर की ओर। सत्ता जो है पहले राज्यों के पास थी पूरी तरह इंडिपेंडेंट, अब राज्यों से कहाँ गई है? वो केंद्र की ओर गई है, संघ सरकार की ओर गई है। राज्य पहले अस्तित्व में आए थे, संघ सरकार बाद में अस्तित्व में आई। सत्ता जो है राज्यों से कहाँ सौंपी गई है? केंद्र को सौंपी गई है, सेंट्रल को सौंपी गई है। इसलिए मैंने आपको पॉइंट लिखा था पिछले पेज पे, राज्यों को अधिक महत्व और शक्तियों का प्रभाव नीचे से ऊपर की ओर। मैं समझता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी और ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अमेरिका का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका क्यों पड़ा। दोस्तों, शक्तियों का प्रभाव यहाँ। एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, इसी के साथ एक और पॉइंट की बात करूँगा मैं आपको, जो अभी मैं बात कर रहा था कि ये राज्य हैं, इन राज्यों ने मिलकर केंद्र सरकार, संघ सरकार बना दी। इस संघ सरकार का क्षेत्राधिकार पूरे देश पर है और इस राज्य की सरकार का क्षेत्राधिकार केवल यहाँ तक है, इस राज्य की सरकार का क्षेत्राधिकार केवल यहाँ तक है, इसका कुछ यहाँ तक है। और ये जो है केवल एकमात्र ये सत्ता ऐसी है केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए समान कानून बना सकती है। लेकिन ये भी कहाँ तक?
सीमित मात्रा में ही जहाँ तक इसको शक्तियाँ सौंपी गई हैं। दोस्तों, राज्य पहले आए और संघ बाद में आया। राज्यों ने संघ को शक्तियाँ दी हैं, तो शक्तियों का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हुआ है अमेरिका के अंदर। और एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान रखना कि अमेरिका में जब ये समझौता हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका जब बना था, जब 13 राज्यों ने आपस में समझौता किया था, तो उसमें एक प्रावधान डाला था स्पष्ट रूप से कि कोई भी राज्य इस समझौते से कभी भी अलग हो सकता है। किसी भी राज्य को इस संयुक्त राज्य अमेरिका से कभी भी अलग होने का अधिकार होगा। दोस्तों, कितनी बड़ी बात थी कि मतलब ये समझौता कभी भी टूट सकता, कोई भी राज्य से बिखर सकता है, कोई भी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से कोई भी राज्य इस संयुक्त राज्य अमेरिका का पार्ट नहीं हो, मतलब अमेरिका कभी भी खंडित हो सकता है, विखंडित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर संविधान में इतनी शक्तियाँ थीं, अलग होने की प्रवृत्ति इन राज्यों में नहीं पाएगी। इन्होंने अपनी सहमति से समझौता करके केंद्र सरकार को शक्तियाँ सौंपी थी, संयुक्त राज्य अमेरिका बनाया था। तो कोई भी राज्य आज तक यहाँ से अलग नहीं हुआ है, और अब तो संशोधन करके, इसमें संशोधन करके ये जो अलग होने का अधिकार है ये समाप्त कर दिया गया है। अब समय के साथ में ऐसी स्थितियाँ पैदा हो गई हैं कि अब कोई राज्य इसमें अलग होना चाहे तो भी आसानी से अलग नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत मुश्किल प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। जो स्वेच्छा से अलग होने की प्रक्रिया थी वो आसानी से वो समाप्त कर दी गई है। तो दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी बात यह, राज्यों को ज़्यादा महत्व, राज्यों को ज़्यादा प्राथमिकता, राज्यों से शक्तियाँ नीचे से ऊपर की हो गई और कोई भी राज्य कभी भी अलग हो सकता है। ये संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। ये जो संघात्मक व्यवस्था के लक्षण है दोस्तों, ये संघात्मक व्यवस्था के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लक्षणों को आपको ध्यान में रखना है। एक और बात दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि अमेरिका के अंदर जो शक्तियां हैं राज्यों को ज़्यादा हैं। एक आपने देखा होगा कि एक और पॉइंट पे मैं बात कर लूँ दोस्तों, पॉइंट आप कहें तो मैं इसको यहीं पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। एक लास्ट पॉइंट की ओर बात कर लेते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ, आपके अनुसार आपको पता है कि शासन संबंधी जो शक्तियाँ होती हैं उनको दो कैटेगरी में, केंद्र सूची, राज्य सूची, और एक तीसरी सूची आजकल हमारे देश में जैसे हम कहते हैं समवर्ती सूची। यानी शासन व्यवस्था संबंधी जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी विषय हैं, उनको तीन कैटेगरी में बांट दिया। केंद्र सूची या संघ सूची, जिस पर केंद्र सरकार शासन चलाएगी, आपको पता है भारत के संदर्भ में भी है। राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकार शासन चलाएगी। समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों में से कोई भी कानून बना सकती है, शासन चला सकती है। इन तीनों की तीनों सूचियों के अलावा, इन तीनों सूचियों के अलावा भी अगर कोई विषय अचानक ऐसा आ जाए जो ना तो केंद्र सूची में आता है, ना राज्य सूची में आता है, ना ही वो समवर्ती सूची में उसका उल्लेख दे रखा है, और अचानक से कोई मुद्दा शासन संबंधी आ जाता है, कोई विषय आ जाता है, तो ऐसी शक्तियों, ऐसे विषयों को हम किस में रखेंगे? अवशिष्ट शक्तियों के अंदर रखते हैं। मतलब बची कुची शक्तियाँ जो इन तीनों सूचियों में नहीं है, वो शक्तियाँ किसके पास होगी? उनके संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसको होगी? आदेश निर्देश देने की शक्ति किसको होगी? उनको हम अवशिष्ट शक्तियों के रूप में देखते हैं। ये अवशिष्ट शक्तियां अमेरिका के संदर्भ में हम बात करें तो ये अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी गई हैं, जबकि हमारे देश में आपको पता होगा कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई हैं, केंद्र सरकार के पास में हैं। इट इज क्लियर दोस्तों? अवशिष्ट शक्तियां यहां राज्यों को दी गई है। राज्यों को ऑलरेडी शासन के विषय बहुत ज्यादा दिए गए हैं। एक और बात बताता हूं, वहाँ राज्यों को विशेष महत्व दिया गया। मतलब जैसे हमारे देश के अंदर केंद्र सूची में प्रारंभ में 97 में प्रारंभ वाले आंकड़ा ले रहा हूँ, 99 और 100 वो एक डिस्प्यूटेड बात है, तो उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में 66 राज्य सूची में थे, 97 केंद्र सूची में थे, संघ सूची में, और समवर्ती सूची में 47 थे। अब चेंज करके 61 और 52 राज्य सूची में 61 रह गए, 5 को हटा करके राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया, 52 है।
समवर्ती सूची में। दोस्तों आपको फिर भी लगेगा 97 और 61 और 52, तो आपको ये इससे पता लग रहा है कि केंद्र सूची में 97 विषय हैं जबकि राज्य सूची में केवल और केवल 61 विषय हैं। तो केंद्र के पास ज़्यादा पावर है, केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है, जबकि अमेरिका के अंदर उल्टा है। मैंने कहा राज्यों को अधिक महत्व दिया जाता है, वहाँ पर केंद्र सूची में गिने चुने नाम मात्र के विषय हैं, वहाँ पर राज्यों को ही सारे के सारे विषय दे रखे हैं, राज्यों को शक्तियाँ ज़्यादा हैं, तो राज्यों को ज़्यादा महत्व है। हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो बची कुची शक्तियाँ, पहली बात तो केंद्र सूची ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद अपशिष्ट शक्तियाँ भी केंद्र को ही दे रखी है, राज्यों को नहीं दे रखी हैं। यहाँ पर अपशिष्ट शक्तियाँ किसको दे रखी हैं? राज्यों को दे रखी हैं। दोस्तों ये सारी की सारी बातें जो हैं ये फेडरल सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। ये सारी की सारी बातें किसकी हैं? ये फेडरल सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। दोस्तों आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको जो कहा था, मैंने जो आपको बात कर रहा था वो संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल, एक आइडियल एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं क्या यूएसए की व्यवस्था को। तो उसके आधार पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि एक फेडरल सिस्टम का मतलब होता है जो जब देश का भौगोलिक आकार बहुत बड़ा है, संसाधन पर्याप्त हैं, तो ऐसी स्थिति में एक सरकार, एक केंद्र से, एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट से पूरे देश का शासन चलाने में दिक्कत आती है, विकासात्मक गतिविधियों में दिक्कत आती है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर फेडरल सिस्टम ज़्यादा मजबूत होता है। ब्रिटेन की सरकार ने जो खुद अपने देश में एकात्मक शासन चलाती थी, उसने हिंदुस्तान के लिए जो सरकार का स्वरूप है वो फेडरल रखा। क्यों रखा? सरकार की ये शक्तियों को दो स्तरों पे बांटा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लेवल पे बांटा, क्योंकि भारत ब्रिटेन से बहुत बड़ा देश है, जोग्राफिकली भी बहुत ज़्यादा वाइड देश है, उसकी भौगोलिक सीमाएं बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। वहाँ से एक दिल्ली की सरकार से पूरा देश का शासन चलाने में या विकासात्मक गतिविधियाँ चलाने में बहुत दिक्कतें हैं, इसलिए यहाँ पर सत्ता के जो केंद्र हैं उनको दो स्तरीय बनाया गया था। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था कि फेडरल सिस्टम की या संघात्मक व्यवस्था के क्या लक्षण होते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि फेडरल सिस्टम क्या होता है। मैंने आपको कहा था कि मेरे साथ में आप पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फेडरल सिस्टम होता क्या है ये आज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने कहा शक्तियों का विभाजन होता है कम से कम दो स्तरों पर, दो स्तरीय सरकार होती है, केंद्र सूची और राज्य सूची में विषयों का विभाजन होता है। इसके लिए समझौता जो होता है उस समझौते के लिखित और औपचारिक दस्तावेज होना जरूरी है। लिखित और औपचारिक दस्तावेज को ही हम संविधान कह सकते हैं, और संविधान को सर्वोच्चता प्राप्त होनी चाहिए। संवैधानिक सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका चाहिए, और स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका के पास में ये पावर होनी चाहिए कि वो संविधान को बनाए रखने के लिए संवैधानिक सर्वोच्चता को महत्व देते हुए किसी भी कानून का जो है न्यायिक पुनरावलोकन कर सके, उसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में दोहरा संविधान होता है, राज्यों का अलग केंद्र का अलग, दोहरी नागरिकता होती है, राज्यों की अलग और केंद्र की अलग, दोहरी न्यायपालिका पाई जाती है। कठोर संविधान भी कैसा होता है? कठोर होता है, उसमें आसानी से चेंज नहीं हो सकता। विधायिका द्विसदनीयता पाई जाती है, शक्तियों का प्रभाव नीचे से ऊपर की ओर होता है। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों कि शक्तियों का प्रभाव जो है नीचे से ऊपर की ओर, मतलब अमेरिका में राज्य पहले है और केंद्र बाद में, शक्तियों का प्रभाव नीचे से ऊपर की ओर हुआ है। राज्यों को अधिक महत्व दिया जाता है और अपशिष्ट शक्तियाँ भी किसको दी गई हैं? राज्यों को दी गई हैं। दोस्तों यहाँ आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करते हैं एकात्मक विशेषताएं। एकात्मक व्यवस्था क्या होती है? एकात्मक व्यवस्था के बारे में हम चर्चा करें तो एकात्मक व्यवस्था के अंदर वही कंपैरिजन करते चलते हैं जो यहाँ लिखा है। ब्रिटेन के एग्जाम्पल को ले ले। ब्रिटेन छोटा सा देश है, वहाँ लंदन में बैठी हुई केंद्र सरकार के द्वारा ही पूरे देश का शासन चला लिया जाता है। अगर हम ब्रिटेन की जोग्राफिकल एरिया देखें तो लगभग राजस्थान या राजस्थान से भी छोटा जोग्राफिकल एरिया है। तो
राजस्थान से छोटे जोग्राफिकल एरिया के लिए हम सोचें कि उसके लिए अलग अलग स्तर की सरकार बनाए, वो फिजूल खर्ची में आ जाएगा। वहाँ एक सरकार आसानी से शासन चला सकती है। तो ब्रिटेन के अंदर शक्तियों का विभाजन, जैसे फेडरल सिस्टम में 2 स्तर की सरकार होती है, शक्तियों का विभाजन होता है, ऐसा नहीं पाया जाता। हम यहाँ पर लिख सकते हैं शक्तियों का विभाजन नहीं पाया जाता। दूसरे पॉइंट पर बात कर ले, द्विस्तरीय सरकार, एक स्तरीय सरकार पाई जाती है, एक स्तरीय सरकार पाई जाती है, जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं, केंद्र सरकार कहते हैं। तीसरी बात करें हम लोग यहाँ पे, ब्रिटेन के बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है एकीकृत व्यवस्था का। जब एक ही सरकार है तो संविधान को लिखित में होना कोई अनिवार्य नहीं है, क्योंकि लिखित में संविधान होने का मतलब होता है कि औपचारिक और लिखित संविधान होने का मतलब ये होता है कि वो शक्तियों का विभाजन को लिखित में रखा जाए, ताकि डिस्प्यूट होने की स्थिति में संवैधानिक सर्वोच्चता के आधार पर न्याय किया जा सके। लेकिन हकीकत बात यह है कि जब सरकार ये के सारी शक्तियाँ उसके पास है, तो वो कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज उसमें कर सकती है। उसके लिए कोई लिखित में दस्तावेज बनाने वाली भी संस्था वही है, और उसी के पास शक्तियां हैं। वो अपनी शक्तियों को कब कैसे क्या इस्तेमाल करे वो उसी पे डिपेंड करता है। इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है कि लिखित या औपचारिक संविधान जरूरी हो। इसलिए यहाँ पर अलिखित एवं अनौपचारिक संविधान पाया जाता है। अलिखित या अनौपचारिक संविधान की बात मैंने आपको की थी पहले, आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पर संवैधानिक सर्वोच्चता के बजाय है यहाँ संसदीय सर्वोच्चता पाई जाती है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता पाई जाती है। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं होता। वहाँ की संसद ने जो भी अधिनियम, जो भी कानून पारित कर दिया, वो ही अपने आप में वो कानून ही क्या है, संविधान है। तो वहाँ संवैधानिक कानून और सामान्य कानून में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही तरह की बात होती है। संसदीय कानून को ही आप संवैधानिक कानून कह सकते हैं और उसी को ही आप संसदीय कानून कह सकते हैं। तो संसदीय सर्वोच्चता पाई जाती है, मतलब संसद उस कानून में सामान्य मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से ही उसमें क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। वहाँ कोई अलग से संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती। इसलिए वहाँ पर संसद जो है सामान्य बहुमत से संविधान में किसी भी तरीके का कोई भी कितना ही बड़ा परिवर्तन कर सकती है। इसलिए ब्रिटेन की संसद दुनिया की सबसे पावरफुल संसद मानी जाती है, सबसे ताकतवर संसद मानी जाती है। इसलिए इसको कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद आदमी को औरत और औरत को आदमी नहीं बना सकती, अन्यथा बाकी सब कुछ कर सकती है, सारा चेंज कर सकती है। मतलब वहाँ पर संसदीय सर्वोच्चता पाई जाती है। वहाँ की जो शासन की समस्त शक्तियाँ हैं वो अंतिम रूप से पूरी तरह से देखा जाए तो किसमें निहित है, संसदीय सर्वोच्चता में। संसद के पास ज़्यादा पावर होती है, संसद कोई भी चेंज कर सकती है। जबकि अमेरिका के अंदर संवैधानिक सर्वोच्चता होती है। अमेरिका की संसद या अमेरिका की संसद को वहाँ कांग्रेस कहते हैं। तो कांग्रेस अगर कोई ऐसा नियम कानून बनाती है जो संविधान के विरुद्ध है, तो उसे न्यायपालिका रिव्यू करके नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। वहाँ पर संविधान के विरुद्ध, संविधान के अलावा कुछ नहीं हो सकता। संविधान के अलावा तो हो सकता, मतलब संविधान के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता, विपरीत नहीं हो सकता, असंवैधानिक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ब्रिटेन के अंदर संसद कुछ भी कर सकती है। यहाँ संविधान नाम का अलग से कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि औपचारिक रूप से कोई लिखित में संविधान है ही नहीं जिसके आधार पे उसकी सर्वोच्चता के निर्धारण की बात की जाए या उसको बनाए रखने की बात की जाए। यहाँ संसद जो चाहे वो कर सकती है, संसदीय सर्वोच्चता पाई जाती है। दोस्तों नेक्स्ट बात करें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पाई जाती है। स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है, परंतु इतनी स्वतंत्र और निष्पक्ष होने की
कोई जितनी की यहाँ ज़रूरत है उतनी बात यहाँ पर नहीं है। पहले लॉर्ड सभा ही सुप्रीम कोर्ट के रूप में काम करती थी, आजकल तो सुप्रीम बॉडी के रूप में सुप्रीम कोर्ट वहाँ ब्रिटेन में भी मौजूद है, लेकिन पहले लॉर्ड सभा जो संसद का एक उच्च सदन होता था वही कभी न्यायपालिका संबंधी कार्यों का निर्वहन करती थी। तो जो लॉर्ड सभा विधायिका का ही पार्ट है, वो जब न्यायिक कार्य करेगी तो उतनी स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हो सकती, तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका यहाँ पे भी मौजूद है। दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन यहाँ नहीं पाया जाता। संसद ने जो बात कह दी उसका रिव्यू नहीं किया जा सकता, क्योंकि संवैधानिक सर्वोच्चता यहाँ पर है ही नहीं, संविधान सर्वोच्च है नहीं, लिखित संविधान है नहीं। न्यायिक पुनरावलोकन जो होता है वो तो संवैधानिक सर्वोच्चता और लिखित संविधान के आधार पर ही होता है। संवैधानिक सर्वोच्चता या लिखित संविधान यहाँ है ही नहीं, तो फिर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ भी नहीं पाई जाती। तो न्यायिक पुनरावलोकन नहीं, संसद ने जो कह दिया, जो बना दिया, वो सब कुछ सही है। किसी भी प्रकार से कहा हो, लेकिन संसद ने जो कह दिया वो बिल्कुल सही है। दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ नहीं है। दोहरा संविधान, संविधान तो यहाँ पर एकल ही है, एकल ही संविधान है जो भी अलिखित है, एकल संविधान पाया जाता है पूरे देश के लिए, एकल संविधान। दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता ही पाई जाती है। कठोर संविधान, ब्रिटेन का जो संविधान है सबसे लचीला संविधान है। आपको पता है, हम इसको कठोर संविधान की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ये कठोर की जगह यहाँ का जो संविधान है वो अत्यंत लचीला है। कभी भी किसी भी प्रकार का संशोधन सामान्य बहुमत से ही संसद कर सकती है, इसलिए यहाँ के संविधान को हम लचीले संविधान की श्रेणी में मानते हैं। वहीं विधायिका द्विसदनीय यहाँ पे भी होती है, लेकिन विधायिका की स्थितियाँ दोनों में अलग होती है। जहाँ उच्च सदन जितना पावरफुल यहाँ होता है, उतना यहाँ पर उच्च सदन नहीं बल्कि निम्न सदन पावरफुल होता है। लोकसभा यानी हाउस ऑफ कॉमन्स यहाँ पे पावरफुल होता है। तो द्विसदनीयता यहाँ पर भी मौजूद है, द्विसदनीयता। तो इससे एकात्मकता और संघात्मकता पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट बात करें, शक्तियों का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर, शक्तियों का विभाजन ही नहीं है, प्रभाव होने की बात ही नहीं है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार ही सारे आदेश निर्देश देती है, जनता को यहाँ पर समझाती है, जो भी जनता पर कानून लागू करवाती है वो ऊपर से नीचे की ओर ही चलते हैं। तो शक्ति का प्रभाव पहली बात तो है ही नहीं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के लेवल की दो बातें हैं ही नहीं, दो स्तर है ही नहीं। तो फिर शक्ति के प्रवाह की बात राज्यों के संदर्भ में हम बात करें तो नहीं है। अगर हम बात करें प्रशासनिक स्तर की बात करें तो शक्ति का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर है। प्रशासनिक अधिकारियों को केंद्र सरकार ही शासन संबंधी आदेश निर्देश ऊपर से नीचे की ओर जारी करती है। दोस्तों, यहाँ राज्यों को महत्व की बात कहते हैं, यहाँ राज्यों का महत्व, राज्य है ही नहीं तो महत्व होगा ही नहीं। तो यहाँ केंद्र को महत्व दिया जाता है, केंद्र को ही अधिक महत्व दिया जाता है। और अवशिष्ट शक्तियाँ, मतलब जब संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची है ही नहीं, किसी प्रकार का शक्ति विभाजन है ही नहीं, तो बाकी भी सारी शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ भी किसको होंगी? केंद्र सरकार के पास होंगी। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास। यहाँ पर क्या था? राज्यों के पास। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास थी, यहाँ ब्रिटेन के अंदर केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट शक्तियाँ। केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट शक्तियाँ। दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि ये यूनिटरी सिस्टम का एग्जाम्पल है ये सारी बातें। और उधर जो दूसरा पॉइंट है, उधर संघात्मक व्यवस्था के लक्षण हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को संघात्मकता और एकात्मकता का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जितना कॉन्सेप्चुअली, जितना अच्छे से मैंने बताया है, आपको बुक्स से शायद समझ में नहीं आता होगा। बुक्स से समझने की कोशिश भी की होगी, आया भी होगा तो और उसको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अब संघात्मकता और एकात्मकता की दोनों की बातें अगर समझ में आ गई तो ओवरऑल हम मोटे तौर पे ये कह सकते हैं
कि संघात्मक स्थिति जो होती है वो बड़े शहरों के लिए बड़े देशों के लिए, बड़े राज्यों के लिए होती है। सत्ता के दो स्तर होते हैं, संविधान होता है, न्यायपालिका के पास पावर होती है, संवैधानिक सर्वोच्चता होती है, शक्तियों का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर, राज्यों को ज़्यादा महत्व होता है, अवशिष्ट शक्तियाँ भी राज्यों को होती हैं, केंद्र सरकार के पास विषय कम होते हैं, राज्यों के पास विषय ज़्यादा होते हैं। ये सारी की सारी बातें न्यायिक पुनरावलोकन होता है। ये सारी की सारी बातें किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? संघात्मक व्यवस्था का एग्जाम्पल है। वहीं एकात्मकता के अंदर आप तुरंत ब्रिटेन को दिमाग में ले आइए। ब्रिटेन की सिस्टम शक्तियों का विभाजन नहीं होता, एक स्तरीय सरकार होती है, एक लिखित, अलिखित और अनौपचारिक संविधान होता है, संसदीय सर्वोच्चता पाई जाती है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती तो है लेकिन उतनी नहीं जितनी यहाँ होती है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ नहीं होती, एकल संविधान, एकल नागरिकता और लचीला संविधान पाया जाता है। सत्ता का प्रभाव प्रशासनिक स्तर पर ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी राजनीतिक स्तर पे सत्ता विभाजन होता ही नहीं है, तो प्रशासनिक स्तर पे प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से जरूर आदेश निर्देश नीचे की ओर दिए जाते हैं, एक अलग बात है। और अवशिष्ट शक्तियाँ, बाकी सारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं दोस्तों? सारी की सारी शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र सरकार के पास ही होती हैं। अब हम दोस्तों यहाँ तक बात करने के पश्चात जब आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संघात्मकता क्या होती है और एकात्मकता क्या होती है, तो मैं समझता हूँ कि अब आप आसानी से ये बता सकते हैं कि भारत कहाँ खड़ा है, हमारे देश की क्या स्थिति है, हम संघात्मक हैं या एकात्मक हैं। चलो कंपैरिजन कर लें, आपके साथ ही चलता हूँ, मैं आपके अकॉर्डिंग ही चलता हूँ। भारत में शक्तियों का विभाजन पाया जाता नहीं पाया जाता? बिल्कुल पाया जाता है। तो ये विशेषता हमको कहाँ लेके जाएगी? संघात्मकता की ओर लेके जाएगी। हमारे यहाँ पर द्विस्तरीय सरकार पाई जाती नहीं पाई जाती? पाई जाती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों होती है। ये भी विशेषता हमको संघात्मकता की ओर लेके जाएगी दोस्तों। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची वगैरह ये होती है हमारे यहाँ पर। ये बात भी हमें कहाँ लेके जा रही है दोस्तों? हमें फेडरल सिस्टम की ओर लेके जा रही है, संघात्मक व्यवस्था की ओर लेके जा रही है। हम कहें हमारे देश का संविधान लिखित में है या नहीं है, औपचारिक संविधान है या नहीं है, हमारा लिखित और औपचारिक संविधान है। हमें हमारे संविधान को भी एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत औपचारिक प्रक्रिया को अपनाते हुए संविधान सभा ने निश्चित समय में निश्चित प्रक्रिया को अपनाते हुए निर्मित किया है। अतः हमारा संविधान भी लिखित औपचारिक संविधान है। हमारे यहाँ पर संवैधानिक सर्वोच्चता पाई जाती है नहीं पाई जाती? बिल्कुल पाई जाती है, लेकिन अमेरिका में जितनी पाई जाती है उतनी नहीं है। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। आगे एक पॉइंट आएगा, न्यायिक पुनरावलोकन एवं संसदीय संप्रभुता के बीच समन्वय, तो वहां पर ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर आएगा। कुछ हद तक, काफ़ी हद तक हमारे यहाँ पर संवैधानिक सर्वोच्चता पाई जाती है। ये बात भी हमें फेडरल सिस्टम की ओर लेके जाती है, संघात्मकता की ओर लेके जाती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका हमारे यहाँ पाई जाती नहीं पाई जाती? बिल्कुल पाई जाती है दोस्तों, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। हमारे यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन भी पाया जाता है। स्वतंत्र, निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, ये तीनों बातें जो हैं एक साथ जुड़ी हुई हैं, संवैधानिक सर्वोच्चता के साथ जुड़ी हुई हैं, लिखित संविधान के साथ जुड़ी हुई हैं। अतः ये चारों बातें जो हैं हमारे पास भी पाई जाती हैं, जो अमेरिका में पाई जाती हैं। अब देखिए नीचे आ जाइए। अब तक तो आप देख रहे थे कि सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, सारी जो संघात्मक विशेषताएं, हमको ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से हम संघात्मक हैं, पूरी तरह से प्योर हम फेडरल सिस्टम हैं। लेकिन अब नीचे देखेंगे, इन विशेषताओं से आपको लगेगा कि हम लोग फेडरल की पूरी विशेषताएं नहीं रखते, अमेरिका की तरह नहीं है हम लोग पूरी तरह से। क्या अमेरिका में जैसे दोहरा संविधान पाया जाता है, हमारे यहाँ संविधान दोहरा है? नहीं है, हमारे यहाँ दोहरा संविधान नहीं है। हमारे यहाँ पर दोहरी नागरिकता पाई जाती है क्या? नहीं है। हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता मतलब राज्यों की नागरिकता हमारे यहाँ पर लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही नागरिकता, भारत की नागरिकता। हमको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं भारत में राजस्थान का नागरिक हूँ। हम लोग सीधे कहते हैं हम भारत के नागरिक हैं तो ही काम चल जाएगा। दोस्तों, दोहरी न्यायपालिका हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। हमारे यहाँ ये पॉइंट मैंने शायद लिखना इधर भूल गया। दोहरी न्यायपालिका को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एक यूनिटरी सिस्टम के अंदर। यहाँ एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। पूरे देश के लिए एक समान न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। पूरे देश का सुप्रीम कोर्ट एक ही है।
पूरे देश में जितने भी हाई कोर्ट लोअर कोर्ट हैं उन सब के निर्णयों के विरुद्ध अंतिम रूप से जो अपील की जाएगी वो एक ही सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। पूरे देश का सुप्रीम कोर्ट एक ही है। अमेरिका की तरह नहीं है कि हर राज्य का अपना अपना सुप्रीम कोर्ट अलग है और केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट अलग है। हमारे देश में एक ही न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। अमेरिका के अंदर अलग अलग राज्यों की न्यायिक प्रक्रिया वहाँ के संविधानों के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, जबकि हमारे देश के अंदर जो न्यायपालिका है वो सुप्रीम कोर्ट एक ही है और न्यायिक प्रक्रिया भी पूरे देश के लिए, चाहे तमिलनाडु में भी कोई अपराध किया है, चाहे राजस्थान में किया है, सेम अपराध के लिए सेम दंड है, सेम प्रोसीजर है, सेम अपील का सिस्टम है, सब कुछ सेम मिलेगा। यानी एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है जो हमारे देश के अंदर, जो ब्रिटेन के अनुसार है। यहाँ पर दोहरी न्यायपालिका नहीं है। भारत का संविधान कठोर तो है लेकिन उतना कठोर नहीं है जितना अमेरिका का है। तो कुछ हद तक हम मान सकते हैं कि ये विशेषता हमारे पास में पाई जाती है कि भारत का संविधान कठोर है, कुछ हद तक कठोर है, ये विशेषता मान सकते हैं। विधायिका द्विसदनीय है, ये भी हमारी विशेषता सही है। लेकिन अब देखिए नीचे आइए, शक्तियों का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दोस्तों बताया था कि अमेरिका में राज्य पहले आए थे, संघ बाद में बना था। राज्यों ने आपस में मिलकर के समझौता किया और समझौते के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार का गठन किया, इसलिए अमेरिका का नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पड़ता है। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था। राज्यों की स्थिति विशेष है, राज्यों को महत्व पहले दिया जाता है, राज्य पहले आए और संघ बाद में आया। हम हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं है, भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारत के अंदर दोस्तों पहले राष्ट्र बना, पहले केंद्र सरकार अस्तित्व में आई, फिर केंद्र सरकार ने राज्यों का पुनर्गठन करके और विभिन्न रियासतों को सबको मिला करके, आपको यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन साहब का नाम याद करना पड़ेगा। उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते दोस्तों। यहाँ पर आपको याद होगा कि पहले केंद्र सरकार जो भारत सरकार के रूप में निर्मित हुई, पूरा भारत राष्ट्र बना और फिर केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियां संविधान के माध्यम से राज्यों को दी, राज्यों के अंदर चेंज किए, राज्यों को निर्मित किया। विभिन्न राज्यों को आज भी सीमाओं में परिवर्तन वगैरह करने की शक्तियां केंद्र सरकार के पास है, संसद के पास ही है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार जो है, जो राष्ट्रीय सरकार है, वो राष्ट्रीय सरकार सबसे इम्पोर्टेंट होती है, सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ केंद्र सरकार का अस्तित्व पहले आया, राज्यों का अस्तित्व बाद में आया, और अमेरिका में राज्यों का अस्तित्व पहले है और केंद्र का अस्तित्व बाद में आया। तो शक्तियों का प्रभाव जहां अमेरिका में नीचे से ऊपर की ओर राज्यों ने समझौता करके केंद्र सरकार को शक्तियां दी थी, ऐसा यहाँ पर ना करते हुए हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार ने अपनी कुछ शक्तियां ऊपर से नीचे की ओर दी हैं। मतलब शक्तियों का प्रवाह हमारे यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर नहीं है बल्कि ऊपर से नीचे की ओर है। तो इसका मतलब है दोस्तों, जो फेडरल सिस्टम की विशेषता है, कौन सी, शक्तियों का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर, ये हमारे यहाँ नहीं पाया जाता। हमारे यहाँ तो ऊपर से नीचे की ओर पाया जाता है। राज्यों को अधिक महत्व, हमारे यहाँ राज्यों को 61 विषय सौंप रखे हैं जबकि वहाँ 97 विषय। तो ये भी बात हमको फेडरल सिस्टम की ओर लेके नहीं जाती है। अवशिष्ट शक्तियाँ भी केंद्र को ज़्यादा दे रखी है, हमें अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार को सौंप रखी हैं, जबकि अमेरिका के अंदर फेडरल सिस्टम जो बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है, वहाँ पर राज्यों को ज़्यादा महत्व है, इसलिए ये भी हमारे यहाँ पर नहीं है दोस्तों। तो आपको मोटे तौर पे यह समझ में आ गया होगा कि हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर रखते हैं, फेडरल विशेषताएं रखते हैं। हम लोग जो फेडरल सिस्टम की कुछ विशेषताएं रखते हैं, कुछ विशेषताएं हम लोग फेडरल सिस्टम की नहीं रखते हैं। फेडरल का मतलब सत्ता, शासन की शक्तियां दो स्तरों पर कम से कम बटी होना। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अमेरिका का एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में बताया है दोस्तों। अब हम बात करें कि हमारे पास में, हमारे संविधान में एकात्मक लक्षण भी पाए जाते नहीं पाए जाते, एकात्मक विशेषताएं भी है या नहीं है, उनकी भी चर्चा थोड़ा सा कर ले दोस्तों हम। एकात्मक के लक्षण की बात करें हम दोस्तों, तो एकात्मक लक्षण में शक्तियों का विभाजन हमारे यहाँ पर पाया जाता है, जबकि एकात्मक में नहीं होना चाहिए। ये विशेषता हमारे पास नहीं है। एक स्तरीय सरकार, केंद्र सरकार, ये भी नहीं है हमारे पास। अलिखित या अनौपचारिक संविधान हमारे यहाँ लिखित है, ये भी नहीं है।
हमारे पास संसदीय सर्वोच्चता, हाँ कुछ हद तक संसदीय सर्वोच्चता का लक्षण है। संवैधानिक सर्वोच्चता और संसदीय सर्वोच्चता का मिश्रित रूप पाया जाता है हमारे यहाँ, वो मैं बताऊंगा, आगे पॉइंट आएगा उस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ हद तक संसदीय सर्वोच्चता कुछ हद तक पाई जाती है। हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है कि नहीं? बिल्कुल है, हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका दोस्तों पाई जाती है। यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका का जो लक्षण है वो स्वतंत्र न्यायपालिका का लक्षण यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका फेडरल की ओर ज़्यादा जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन नहीं पाया जाता है एकात्मक व्यवस्था के अंदर, यूनिटरी सिस्टम के अंदर, जबकि हमारे यहाँ पर पाया जाता है। अतः ये विशेषता नहीं है। एकल संविधान, हमारे पूरे देश के लिए एकल संविधान है, बिल्कुल सही बात है। एकल नागरिकता है। भारत का संविधान कठोरता के साथ कुछ हद तक लचीला भी है। दोनों ही बातें, लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है, ये जाती है। द्विसदनीयता हमारे यहाँ होती है। शक्तियों का प्रभाव जो है ऊपर से नीचे की ओर है, ये बात एकात्मकता की ओर लेके जाती है। हमारे यहाँ पे भी एकात्मकता का एक और लक्षण ये है कि केंद्र सरकार को अधिक महत्व दिया गया है और केंद्र सरकार को ही अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ये सारी बातें जो हैं इसको एकात्मकता की ओर लेके जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एकात्मकता की ओर ले जाने के लिए। जैसे अपन बात करें कि एकात्मकता के लिए क्या क्या प्रोविज़न होने चाहिए, हम लोग बात करें एकात्मकता के लिए आपातकालीन जो प्रावधान है, आपातकालीन प्रावधान जो संविधान के भाग 18 में दे रखे हैं, इसमें आपातकाल के दौरान राज्यों की शक्तियां भी केंद्र सरकार के पास चली जाती है। राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र सरकार कानून बना लेती है। तो ऐसी स्थिति में ये विशेषता भी कहा जाती है एकात्मकता की हो जाती है। आपने देखा होगा राज्यों के राज्यपाल, अमेरिका के अंदर राज्यों के जो गवर्नर होते हैं उनका निर्वाचन वहाँ की जनता द्वारा किया जाता है, जबकि हमारे देश के अंदर राज्यों के राज्यपाल केंद्र सरकार के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो राज्यपालों का नियुक्त किया जाना, राज्यपाल का नियुक्त किया जाना, नियुक्त किया जाना, ये भी किस पे निर्भर करता है दोस्तों? ये भी कौन सा एग्जाम्पल है? ये भी यूनिटरी लक्षण है, एकात्मकता का लक्षण है। इसी तरह से हम बात करें अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तीनों सर्विसेज जो है ये पूरे भारतवर्ष के लिए कॉमन काम करती है। इनकी चर्चा उचित समय आने पर मैं बताऊंगा, इनके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। तो अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं ये भी पूरे देश के लिए एक समान है। ये बातें भी कहाँ लेके जाती हैं? इसको एकात्मकता की ओर लेके जाती हैं। इसके अलावा और भी कई सारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे हमारे संविधान में प्रावधान हैं जो कि संविधान को कहाँ लेके जाते हैं? एकात्मकता की ओर लेकर के जाते हैं। दोस्तों ये एकात्मकता के लक्षण हमारे यहाँ कार्य प्रणाली में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। बहुत सारे मामले, जैसे राज्यों को कभी भी बनाना है, बिगाड़ना है, राज्यों के नाम परिवर्तित करना है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, ये सब कुछ केंद्र सरकार ही करती है। केंद्र सरकार मतलब केंद्रीय संसद के पास ही पावर है। तो हम देखेंगे कि हमारे देश के अंदर स्ट्रक्चर के रूप में जो व्यवस्था है, स्ट्रक्चर के रूप में तो ऐसा दिखता है कि भारतीय संविधान कैसा है? संघात्मक है। लेकिन प्रक्रियात्मक रूप से गहराई से देखें, भावनात्मक रूप से देखें तो क्या है? एकात्मक लक्षण ज़्यादा पाए जाते हैं। एकात्मक लक्षण ज़्यादा पाए जाते हैं। हमारा संविधान, हमारे संविधान वेत्ताओं ने राष्ट्र की एकता, अखंडता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। हमारे संविधान में किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वो कभी भी कोई अलग हो सके। पहले जम्मू कश्मीर के पास अलग से संविधान था, वो भी अब संविधान की व्यवस्था अलग से हटा दी गई है। 370 को हटा दिया गया, आर्टिकल 370 की कुछ प्रावधान हटा दिए गए। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि भारत के संबंध में हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है संघात्मक और एकात्मकता का मिश्रण है। दोनों ही एकात्मकता का लक्षण है, ये दोनों ही एकात्मकता का मिश्रण है। तो ऐसी स्थिति में संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण होने की वजह से ही ना तो हम पूरी तरह फेडरल है, ना पूरी तरह एकात्मक हैं हम लोग। इसलिए ना हमारे संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का प्रयोग हुआ है और ना ही पूरी तरह यूनिटरी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए हम लोग एक शब्द, नया शब्द हमने
गठित किया है यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। इसलिए भारतीय संविधान का जो पहला आर्टिकल है, वो पहला आर्टिकल क्या कहता है, भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा। मतलब ना हम पूरी तरह फेडरल ना पूरी तरह एकीकृत, हम दोनों के बीच की स्थिति में हम संरचनात्मक रूप से फेडरल है, लेकिन भावनात्मक रूप से, हमारी प्रक्रियात्मक रूप से देखा जाए तो हम किसकी ओर हैं, हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट हैं, हम लोग एकीकृत हैं। मतलब इसलिए हमने एक नया नाम दे दिया, क्या, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ। संघात्मक नहीं कहा हमने, एकीकृत नहीं कहा हमने क्या कहा, राज्यों का संघ। एक नई शब्दावली गठित कर दी हमने, इसलिए भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया। संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। दोस्तों ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके साथ में एक दो पॉइंट और आते हैं। बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने इनको अलग अलग नामों से संबोधित किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ग्रैनविल ऑस्टिन का नाम आता है, ग्रैनविल ऑस्टिन। ऑस्टिन ने इसे सहयोगी संघवाद या सहकारी संघवाद का नाम दिया। वहीं मॉरिस जोन्स नाम के विचारक हैं, और मॉरिस जोन्स ने इसे बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा, बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा मॉरिस जोन्स ने। और वहीं एक और नाम आता है जिनका नाम है सर आइवर जेनिंग्स। इन्होंने कहा फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मतलब एकात्मकता की और झुकाव वाली संघात्मक व्यवस्था। इसको क्या कहा, मॉरिस जोन्स ने, सॉरी ये कहा था सर आइवर जेनिंग्स, सर आइवर जेनिंग्स ने कहा, सर आइवर जेनिंग्स ने कहा। और एक और लास्ट केसी वियर ने इसे क्या कहा, अर्ध संघात्मक व्यवस्था, क्वासी फेडरल कहा। अर्ध संघात्मक व्यवस्था या क्वासी फेडरल किसने कहा, केसी वियर ने। ये सारे संविधान वेत्ता हैं, इन्होंने अलग अलग इनके बारे में, भारतीय संविधान की अलग अलग बात कही है, इसके बारे में चर्चा की है। दोस्तों ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इस पर और थोड़ा सा चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर दोबारा कर लूँगा। अभी हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। फेडरलिज्म क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, विभिन्न देशों की, अमेरिका और यूएसए की तुलना करके भारत की स्थिति को मैंने बताने की कोशिश की है कि क्या कंडीशन होती है, क्या परिस्थितियाँ होती है। तो भारत यूनियन ऑफ स्टेट कैसे है, ये बात आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को बहुत ध्यान से अच्छे से समझते हुए देखना और बुक्स को पढ़ना, और जो खासकर मैं नोट्स आपको अपलोड करूँगा उसको आप अच्छे से पढ़ना। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।